ठीक है। इसके अलावा एक एक्सटर्नल स्कॉलरशिप होगी। ये 4 चीज़ें हमारे पास फंडिंग में आ जाती हैं। तो जो सबसे पहले है हमारे पास यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग, उसके अंदर हमारे पास आती हैं टीएशिप्स आती हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई और अपॉर्चुनिटीज़, कोई जॉब वॉब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो मेनली जो जहाँ से आप कह रहे हैं कि जो कंसिडरेबल डिफरेंस बनता है वो टीए पोजीशन से बनता है, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो अगर आप यूएस में अप्लाई कर रहे हैं तो यूएस में अक्सर जो ये फंडिंग है ये डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की कंबाइंड होती है। तो वहाँ पे ये होता है कि आपकी जो है, अगर आपको टीए पोजीशन मिली है तो आपकी फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है। मगर कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में अगर आपको टीए पोजीशन मिली है आपको स्टिल फ़ीस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपको मतलब टीए पोजीशन आपको मिल गई है तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, मगर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके बाकी जो पैसे हैं वो कितने रहे, हाँ वो कितने देने पड़े। आई थिंक बचेंगे नहीं, शायद पूरे ही बनेंगे, कुछ इस तरह का बनता है। और वो भी आवर्स पे डिपेंड करता है कि कितने आवर्स की टीएशिप मिलती है, ठीक है। और जो है उसके अलावा जो दूसरी फंडिंग है वो है यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ की ओपन स्कॉलरशिप भी होती है। आई थिंक यूएफए की बहुत ज़्यादा एंट्री लेवल स्कॉलरशिप्स हैं। इंटर डिपार्टमेंट भी है, ओवरऑल जो है यूनिवर्सिटी की भी। जो इंटर डिपार्टमेंट है वो तो खैर हमारे लिए हैं, जो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और वो ज़्यादा कम्पिटिटिव है। जो एंट्री लेवल है वो आई थिंक इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपके जो प्रीवियस एग्जामिक रिकॉर्ड है ना वो कैसे है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको वो वाली स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो वो भी मिल जाती हैं। इवन मेरा एक दोस्त है, उसने एमएच किया था, ठीक है, तो एमएच उसको इतनी स्कॉलरशिप मिल रही थी कि उसकी सारी की सारी फीस कवर्ड हो रही थी। हाँ, 1 साल की तो एटलीस्ट हो ही जाती है। उसको दोनों सालों की मिली हुई थी। अच्छा। तो अब उसको 2 साल की वो स्कॉलरशिप मिली थी। उन दिनों में यूएफए की बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी आ रही थी, तो उसका एमएच था। और एमएच की एक और बात ये है कि एमएच की जो है एमएससी से फीस डबल होती है। तो आपको ये जो डिफरेंस है ना ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो थर्ड टाइप है फंडिंग की वो है प्रोफेसर से जो आपको मिलती हैं स्कॉलरशिप्स। वो स्कॉलरशिप्स कह लें, उसका फंडिंग कह लें, आप उसको आरएशिप्स कह लें, वो एक ही चीज़ है। तो उसमें ये होता है कि ये जो आरएशिप है और ये जो प्रोफेसर फंडिंग है ये सिर्फ एमएससी में मिलती है, एमएच में नहीं मिलती, ठीक है। तो क्योंकि आप जो थीसिस कर रहे होते हो वो प्रोफेसर की कह लें कि उसके रिसर्च ग्रुप का एक पार्ट होता है, तो वो रिसर्च होती है। तो ऑब्वियसली उसका जो रिसर्च ग्रुप है वो भी ग्रो करता है, तो उनको भी फ़ायदा होता है। तो तो इंडस्ट्री से उनको फंडिंग भी आ जाती है, उनका काम भी हो जाता है। तो वहाँ से आप कह लें कि आपका प्रोजेक्ट भी हो जाता है और आपका जो है आपकी फंडिंग भी आ जाती है। और वहाँ से आई थिंक कंसिडरेबल फंडिंग आती है कि आपकी फ़ीस पे हो जाती है, आपके बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके अलावा भी आपके ग्रोसरी वगैरह यहाँ तक हो जाते हैं। तो मतलब आप कह लें कि आपके पास सोने के लिए जगह, खाने के लिए जो खाना होता है, तो वहाँ से। लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि क्योंकि कनाडा के अंदर जो है, आप हमें भी पता है, मैं भी आपके साथ हूँ कि जो फंडिंग होती है बेशक वो प्रोफेसर की है जहाँ से आ रही है, उस फंडिंग के अंदर फ़ीस पे करने के बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। सो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ना कुछ किसी जगह जॉब करते हैं, चाहे वो कैंपस में कर रहे हैं, चाहे आउटसाइड द कैंपस कर रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स टू मैनेज वर्क आउटसाइड एंड स्टडी इन द मीन टाइम? आई थिंक इज इट डूएबल? या आई थिंक डूएबल हो सकता है, अगर लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी कि आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी स्टडी है। क्योंकि आपकी इमिग्रेशन स्टडी पर डिपेंड करती है। इवन अगर आप आउटसाइड काम कर रहे हैं या कैंपस में ही काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके स्टडी परमिट के साथ वैलिड हैं, ठीक है। जब तक आपका स्टडी परमिट वैलिड है तब तक वो वैलिड है, ठीक है। अगर आप अपना काम नहीं करते हैं या फॉर सम रीज़न अगर आप अपने प्रोग्राम से सेपरेट हो जाते हैं, आपका स्टडी परमिट कैंसिल हो जाएगा, आप जॉब नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि सबसे पहला कंपोनेंट वही है, ठीक है। उसके अलावा आपको तो इसमें आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं आपका कितना काम होगा, तो आप कितने घंटे काम करें तो आपके कितने एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे, तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं आउटसाइड द कैंपस, कुछ लोग कैंपस के अंदर जॉब होती हैं वो करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो प्रोफेसर्स के ही एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि अभी मुझे रिसेंटली मेरे प्रोफेसर ने ऑफ़र किया है कि मैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स पे काम करूं एंड आई कैन अर्न मोर। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, टीए की अपॉर्चुनिटी भी है, टीए की अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर आपके पास आरएशिप है उसके साथ आप टीएशिप करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको जो सा ना बाहर इधर उधर जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टीएशिप से आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो आप, और टीएशिप का काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता, 5 आवर्स या 10 आवर्स की टीएशिप होती है, वो पर वीक होता है। तो आप वो आई थिंक यू कैन मैनेज दैट।
ओके, लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं या जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ कनाडा आने का ही है, उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? आई थिंक सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एम तो कंसिडर ना करें, क्योंकि ओके, एम जो है एम बहुत सारे प्रोफेसर्स भी ये कहते हैं कि एम जो है वो यूनिवर्सिटी की मनी ग्रैबिंग स्कीम है। तो exactly, क्योंकि no doubt about डबल it. पैसे, और इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एम के बाद जिनको यहाँ पे भी जॉब ढूंढने मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई Professional प्रोजेक्ट degree नहीं नहीं किया। है, उनका नहीं, डिग्री की बात नहीं, उनका कोर्सेज के ऊपर आपको कोई बंदा क्यों जॉब दे, आपको तो वो प्रोजेक्ट देखेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी मेरी फंडिंग आ रही किसी कंपनी के साथ, मैंने उस कंपनी का प्रोजेक्ट किया है और वो वहाँ पे अप्लाइड हो गया और उन्होंने मतलब उसको स्केल अप करके यूज़ किया हुआ है, तो मेरे पास जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। बिल्कुल। सेकेंडली आपको फीस डबल देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो आप और फंडिंग उसके लिए मिल भी नहीं सकती ऐसे ही, आपको हाँ, पूरी तो जेब से अगर पैसे आपको देने हैं। अगर नहीं आपका एट मैक्स जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी, टीएशिप भी नहीं मिलती है एम वालों को, टीएशिप भी नहीं मिलती उनको। तो अगर आपको इवन स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो आपको बेसिक एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए कोई आउटसाइड जॉब या कुछ करना पड़ेगा। तो आपको फिर स्टडीज़ पे फोकस नहीं रहेगा। स्टडी फिर कोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, आपको बहुत मसला होगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करें अपने प्रोजेक्ट में, वहाँ से आपके एक्सपेंसेस भी पूरे हो जाएंगे और आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी और आपको बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सिर्फ उसी की वजह से ज़्यादा मिलेंगे। और मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ कनाडा पे फोकस ना रखें। दुनिया में 196 कंट्रीज़ हैं, सो ज़रूरी नहीं कि आपने कनाडा ही आना है। यू कैन ट्राई इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इसके अलावा यूरोप पूरा पड़ा हुआ है, कोरिया, चाइना, मलेशिया, वो भी बहुत अच्छे पैसे देते हैं। हांगकॉन्ग इवन, आई थिंक यूएस बहुत अच्छा है सिंगापुर, फंडिंग के हाँ। कंपैरिजन में। अगर आप देखें तो यूएस में फंडिंग बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो यूएस वाले कह लें फंडिंग कि अपॉर्चुनिटीज़ भी yes, ज़्यादा हैं। वो इवन वहाँ पे अगर आप एमएच में जाएँ तो एमएच में भी आपकी फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है आरएसएफ के साथ। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐसी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि मेरे से भी बहुत से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं ईमेल से, फ़ोन पे, मैसेजेस पे कि भाई हमने कनाडा ही आना है, तो बताएं कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके ज़रिए हम कनाडा आ सकते हैं। तो मैं इनको स्कीम यही बताता हूँ कि यार ट्राई हर जगह करो। मैंने भी जब करना चाह रहा था तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था, बहुत से कंट्रीज़ में। फाइनली आई डिसाइडेड कि मैंने कनाडा में ही आना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी फंडिंग लग जाती है, वीज़ा नहीं आ रहा होता है, तो आपको अपने 2-3 ऑप्शंस बैकअप में ज़रूर रखने चाहिए कि कभी एक जगह नहीं हुआ तो दूसरी जगह हो गया, दूसरी जगह नहीं हुआ तो तीसरा भी। मतलब मैंने भी यूएस में अप्लाई किया तो यहाँ पे किया था। यूएस में जो मेरा प्रोग्राम था उसके अंदर ये था, मुझे आरएसशिप तो मिल जानी थी कि मेरे एक प्रोफेसर था वो इंटरेस्टेड था, मगर वो प्रोग्राम मास्टर्स इन इंजीनियरिंग था और उसके अंदर वो प्रोग्राम ऐसा था वहाँ से आपकी फीस वेव ऑफ नहीं होती। तो मुझे अगर स्टाइपेंड मिल भी ज़्यादा तो मुझे फ़ीस पे करनी पड़ती। तो ये मेरे लिए तो मसला फिर हो सेम जाता है। सिचुएशन है बिल्कुल। और कनाडा में ये फ़ायदा था कि इमिग्रेशन और ये सारी चीज़ें ही थी। मुझे आज भी उस यूनिवर्सिटी की आ रही थी क्योंकि मैंने ना उसका एडमिशन डेफर कर दिया था, मैंने डिक्लाइन नहीं किया था। तो वो मुझे अभी भी ईमेल भेजते हैं कि आ जाओ वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो और ये वो। चलें, सो आज जो है ना हमने तला का इंटरव्यू किया, तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे भी मिली होगी कि भी ये कैसे आए हैं पाकिस्तान से, लम्ब से यहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा और आगे उनकी थिंकिंग क्या थी, उन्होंने क्यों कनाडा को चूज़ किया और यहाँ की लाइफ के बारे में इनसे आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। तो मिलते हैं फिर और वीडियोज़ के साथ, आपके साथ और लोगों से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे यहाँ पे। सो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। सो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हो सकता है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो कि एक डिटेल वीडियो हो सकती है कि प्रोफेसर से फंडिंग कैसे ली जाए वहाँ पे बैठ के, तो हो सकता है उस पर डिस्कशन की जाए, लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करें। चलें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।